तारीख थी 3 जुलाई 1999 और बिहार में लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होती हैं। बिहार की एक सड़क पर रोज की तरह शिल्पी रिक्शे में बैठकर कोचिंग के लिए जा रही होती है। थोड़ी देर में रिक्शे के पास से सफेद रंग की एक कार गुजरती है, जिसमें से शिल्पी के एक परिचित आदमी की आवाज आती है कि वो रिक्शे के बजाय आराम से उसके साथ बैठकर चले। शिल्पी भरोसे में उस कार पर बैठ जाती है, लेकिन उसका यही भरोसा अंत में उसकी मौत की वजह बन जाता है। उसके साथ रेप होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी लालू यादव के साले साधु यादव के गैराज से मिलती है। वही साधु यादव जिसके एक इशारे पर उस समय की बिहार पुलिस और प्रशासन उसके आगे पीछे नाचा करते थे। इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत से ही लापरवाहियों के चलते लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हो पाता है। अपराधी आज भी चैन से घूम रहे होते हैं, लेकिन रसूखदारों के आगे न्याय हार जाता है। बाद में पीड़ित परिवार की तरफ से भी न्याय पाने की कोशिश छोड़ दी जाती है और ये केस हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। इस वीडियो के जरिए हम आपको ये केस पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको शिल्पी जैन और गौतम सिंह की हत्या से जुड़े हुए हर मामले और उन तथ्यों की जानकारी साझा करेंगे और हमारी जानकारी का सोर्स तमाम प्रतिष्ठित अखबारों, स्वतंत्र पत्रकारों और डॉक्यूमेंट्रीज के साथ ही कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट पर बेस्ड होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे। उनके कार्यकाल में चारा घोटाला होता है। यह घोटाला उस समय काफी सुर्खियों में था। लालू को अंदेशा हो गया था कि वो कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं और सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। तो ऐसे में जुलाई 1997 को लालू जो है सीएम की पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं और अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब राबड़ी देवी भले ही सीएम थी, लेकिन इस समय बिहार सरकार में उनके भाई साधु यादव की ही ज्यादा चला करती थी। बिहार का पुलिस प्रशासन साधु यादव के आगे पीछे घुमा करता था और साधु यादव का इतना जबरदस्त रसूख था कि लोग उनसे मिलने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे। खासकर बिहार के नए नए लड़कों में साधु यादव के साथ जुड़कर आरजेडी में काम करने का बड़ा जुनून था। पॉलिटिक्स ज्वाइन करके ये लोग पावर पाना चाहते थे। उनकी तरह 27 साल का एक लड़का गौतम सिंह भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसका मकसद इन बाकी सब लड़कों से कुछ अलग था। वो चाहता था कि धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आगे बढ़कर बिहार से क्राइम की एक गंदगी साफ की जाए। गौतम सिंह एक अच्छी फैमिली से था। उसके फादर लंदन में डॉक्टर थे और वो फैमिली के साथ वहीं पे सेटल हो चुके थे। गौतम के पापा गौतम को बार बार समझाते और लंदन आने को बोलते, लेकिन गौतम को पॉलिटिक्स का बड़ा शौक था और वो अपने पापा से कहता कि मुझे राजनीति में घुसकर अपने स्टेट को सुधारना है। उसके पापा डॉक्टर बीएन सिंह बार बार उसे समझाते कि बेटा पॉलिटिक्स में बहुत गंदगी है और तुम इससे दूर ही रहो, लेकिन गौतम नहीं मानता। गौतम को पता था कि आज की डेट में अगर बिहार की पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो साधु यादव ही वो चेहरा है जिसके जरिए बिहार में आगे बढ़ा जा सकता है। 1999 के ही साल फिर एक दिन गौतम साधु यादव के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले तक पहुंच जाता है। शुरू में साधु यादव कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन बाद में गौतम से बड़ा इंप्रेस हो जाता है और गौतम के साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। गौतम की एक दोस्त भी थी जिसका नाम शिल्पी जैन। शिल्पी जैन पटना के एक बड़े कपड़ा व्यापारी की बेटी थी और मिस पटना भी रह चुकी थी। शिल्पी और गौतम के बीच गहरी दोस्ती थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। बाद में यह बात उनके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन इंटरकास्ट की वजह से दोनों के घर वालों की तरफ से इस शादी को लेकर मनाही हो जाती है। साधु यादव के साथ अच्छी जान पहचान होने पर एक दिन गौतम सिंह साधु यादव से कहता है कि वो शिल्पी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन घर वाले शादी के खिलाफ हैं। तो साधु यादव उसे भरोसा दिलाता है कि वो इन दोनों की शादी जरूर करवाएगा। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी पटना के साथ साथ देश का माहौल भी गर्म हो जाता है और इन दो परिवारों में यानी गौतम और शिल्पी के परिवारों में हमेशा के लिए मातम पसर जाता है।
3 जुलाई 1999 का दिन था। गौतम की दोस्त शिल्पी नीले सूट में कंधे पर बैग डालकर रिक्शे में बैठी हुई अपनी कोचिंग की तरफ जा रही थी। अभी वो अपने घर से एक मोड़ आगे ही पहुंची थी कि रिक्शे के बराबर में एक सफेद कार आती है और उसमें से शिल्पी का एक परिचित बंदा कार के अंदर से आवाज देता है। वो शिल्पी को बोलता है कि अरे शिल्पी, तुम रिक्शे से क्यों जा रही हो? चलो मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूं। लड़का क्योंकि गौतम का दोस्त था तो शिल्पी भरोसा करके रिक्शे से उतरकर उसकी कार में बैठ जाती है। पहले कार उसी रूट में जा रही होती है जिस तरफ शिल्पी की कोचिंग थी, लेकिन जैसे ही कार ने रूट चेंज किया तो शिल्पी पूछती है, अरे अरे कहां ले जा रहे हो? फिर बगल में बैठा गौतम का दोस्त बोलता है, अरे शिल्पी घबराओ मत, हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं। गौतम वहीं पे है और उसी ने हमको भेजा है। वाल्मी गेस्ट हाउस पहुंचते ही कार से उतरकर शिल्पी फिर पूछने लगती, गौतम कहां है? लड़के बोलते हैं कि अरे रुको, घबराओ मत, अंदर ही है। फिर शिल्पी को अंदर एक रूम में ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर शिल्पी को शराब की जैसी स्मेल आने लगती है। कुल मिलाकर अब वो वहां बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है और घबरा जाती है। शिल्पी समझ जाती है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उधर दूसरी तरफ किसी ने शिल्पी के दोस्त गौतम को बता दिया था कि कुछ लोग शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस लेकर गए और गौतम को पता था कि इस वाल्मी गेस्ट हाउस पर अय्यासों का अड्डा है, इसलिए वो बिना देर करे जल्दी जल्दी कार लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ता है। गेस्ट हाउस पहुंचकर जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ रहा था तो फर्स्ट फ्लोर के एक रूम से झगड़ने या फिर चिल्लाने जैसी आवाजें आ रही होती हैं कि छोड़ दो मुझे, मत करो मेरे साथ ये सब। गौतम काफी घबरा जाता है क्योंकि ये आवाज उसकी दोस्त शिल्पी की होती है। रूम का दरवाजा आधा खुला था। गौतम जैसे ही पूरा दरवाजा खोलकर रूम में दाखिल होता है तो अंदर का जो सीन वो देखता है, इससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि शिल्पी के आधे कपड़े फाड़ दिए थे और वो लगातार रो रही थी। उसके चारों तरफ कुछ लड़के खड़े थे और ये वही लड़के थे जिन्हें गौतम पहचानता था, जो कि गौतम की ही तरह पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। साधु यादव के यहां इनको देखा करता था, लेकिन इस समय ये लोग हैवान बन चुके थे। गौतम गुस्से में चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कुछ लोग उसे पकड़कर खींच लेते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त शिल्पी के साथ दरिंदगी करते रहते हैं। वो चिल्लाता है और काफी स्ट्रगल करता है कि उसकी दोस्त शिल्पी बच जाए, लेकिन गौतम को बुरी तरह पीट दिया जाता है। ये लोग शिल्पी के साथ जी भरकर हैवानियत करते हैं। ये सब करने के बाद फिर एक गिलास में कुछ मिलाया जाता है और दोनों को जबरदस्ती पिला दिया जाता है। इसे पीने के बाद शिल्पी और गौतम अचेत होकर जमीन में गिर जाते हैं। उधर देर शाम तक घर नहीं पहुंचने की वजह से शिल्पी के माँ बाप काफी परेशान होने लगते हैं। वो कोचिंग में और इधर उधर पूछताछ करने लगते हैं। बाद में जब कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती है तो ऐसे में पुलिस में जाकर अब गुमशुदगी दर्ज कर देते हैं। इसके बाद पुलिस की तरफ से वायरलेस पर एक मैसेज भेजा जाता है कि 23 साल की एक लड़की गायब है, जो आखिरी बार बोरिंग रोड के पास देखी गई थी। अब पुलिस की तरफ से घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद रात तकरीबन 8:30 बजे पता चलता है कि एक कार में 2 डेड बॉडी पड़ी है। फुलवारी शरीफ में पुराने एमएलए क्वार्टर के पीछे गैराज में गाड़ी खड़ी थी और देखते ही देखते साधु यादव के इस क्वार्टर के पास कई लोग जमा हो गए थे। पुलिस वाले लोगों को पीछे को करते हैं और सफेद मारुति कार के अंदर टॉर्च लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि कार के अंदर गौतम सिंह और शिल्पी जैन के शव पड़े हैं। गौतम के शरीर पर केवल एक पैंट थी, बगल में शिल्पी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक टी शर्ट थी जो कि गौतम की थी। बाकी शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। थोड़ी देर बाद यहां पे साधु यादव भी पहुंच जाता है। पुलिस वाले उसे सलाम ठोकते हैं और फिर साधु यादव पूछता है कि लाश मिली है? पुलिस वाले जी जी बोलकर सर हिलाते हैं। साधु यादव थोड़ी देर तक कार की तरफ देखता है और फिर बोलता है, ठीक है, जांच करो, जो करना है करो, और इसके बाद पीछे हट जाता है। फिर बाकी भीड़ भी पीछे की तरफ हट जाती है और इस स्पॉट पर कार के अंदर 2 बॉडीज और कुछ पुलिस वाले ही रहते हैं। अब यहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इसे निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन कहने के बजाय लीपापोती वाला इन्वेस्टिगेशन कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि इस गाड़ी को क्रेन से खींचने के बजाय
पुलिस खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके, एक कांस्टेबल गाड़ी को स्टार्ट करके थाने की तरफ ले जाता है और ऐसे में फिंगरप्रिंट को लेकर कोई एहतियात नहीं बरता जाता। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रात में ही दोनों के परिजनों की गैर मौजूदगी में शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और अब तक ये खबर मीडिया के हाथ भी लग जाती है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में यह बताया कि शिल्पी और गौतम की मौत कार में फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान हुई। बंद कार में एसी ऑन था और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल गई। रिलेशन बनाने के दौरान उन्हें घुटन होने लगी और दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। पटना के एसपी भाटिया पर आरोप लगे कि वो सीएम राबड़ी के भाई साधु यादव को बचाने के लिए इस तरह की कहानी गढ़ रहे हैं। यह खबर जैसे ही पूरे पटना शहर में फैली तो अपोजिशन ने सड़क पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पटना की गलियों में साधु यादव के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की जिद होने लगी। सीएम राबड़ी देवी पर काफी प्रेशर बनने लगता है। इसके बाद सितंबर 1999 में वो ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर देती हैं। अब सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और शिल्पी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब यानी सीएफएल भेज दिया। सीएफएल की रिपोर्ट में क्लियर हो जाता है कि शिल्पी के कपड़ों पर एक से ज्यादा लोगों के सीमन स्ट्रेन होने के एविडेंस पाए गए, मतलब वीर के निशान। गौतम के कुछ दोस्तों के डीएनए सैंपल भी लिए गए। बाद में इनमें से एक लड़का अशोक यादव का मर्डर भी हो जाता है। अब लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने ब्लड सैंपल नहीं दिया और यह कहा कि ऐसा करके पॉलिटिकली मेरे साथ कोई गेम हो सकता है, विपक्ष मेरी छवि खराब कर सकता है, इसलिए मैं अपना सैंपल नहीं दूंगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद सीबीआई निष्पक्षता से किसी नतीजे के करीब तक पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए इन्वेस्टिगेशन में लापरवाहियां बरती जाने लगी। हालांकि 1999 से 2004 तक सीबीआई ने पटना और फुलवारी शरीफ की गलियों में हर तरह की छानबीन की, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को यह मर्डर का मामला नहीं दिख रहा था और उसने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश करते हुए यह क्लियर कर दिया कि शिल्पी और गौतम ने जहर खाकर अपनी जान दी है। शिल्पी के परिवार को सीबीआई की रिपोर्ट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और फिर एक दिन शिल्पी के भाई प्रशांत जैन हिम्मत जुटाकर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोचते हैं। लेकिन इसी बीच जनवरी 2006 की रात 10 बजे के आसपास वो स्कूटर से अपनी दुकान से घर की तरफ आ रहे थे कि तभी एक कार उनके पीछे से आती है और थोड़ी देर में प्रशांत को स्कूटर से दबोचकर जबरदस्ती कार में बैठाकर कुछ लोग उन्हें ले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद प्रशांत के घर वाले सड़क पर पहुंच के देखते हैं तो स्कूटर गिरा पड़ा था और लेकिन उनका बेटा प्रशांत गायब था। इसके बाद वो थाने पहुंचते हैं और फिर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिर पटना पुलिस भी एक्शन में आती है और इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। 2 हफ्ते तक पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही और फिर जनवरी 2006 की सुबह पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि किडनैपर्स ने प्रशांत जैन को छोड़ दिया है। उसके बाद पुलिस प्रशांत को वापस उनके घर ले गई। प्रशांत के चेहरे पर डर और थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। परिवार वालों ने रोते हुए उन्हें गले लगाया और इतनी देर में प्रशांत के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा भी लग गया था। 2 हफ्ते तक गायब होने के बाद प्रशांत इतना थका और घबराया हुआ था कि उसमें बोलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। मीडिया के सवाल पूछने के बाद प्रशांत सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं अभी इस मामले की जांच नहीं करना चाहता हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है और मैं पहले की तरह ही एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूं। इसके बाद एक सवाल लोगों के जेहन में हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाता है कि आखिर वो अपहरणकर्ता कौन थे और अपहरण के तुरंत बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत जैन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की लड़ाई यहीं पे छोड़ देते हैं। यह केस भले ही क्लोज हो जाता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज भी इस केस में पुलिस की मिलीभगत और इन्वेस्टिगेशन में हुई लापरवाही को साफ साफ बयां करते हैं। पहला सवाल तो यह है कि उस बंद गैराज के अंदर कार में 2 डेड बॉडी हैं। यह खबर किसी अज्ञात ने ही पुलिस को दी थी, लेकिन शटर बंद गैराज के अंदर क्या है ये किसी और को कैसे पता हो सकता है। और दूसरा सवाल, गैराज में मिली वो गाड़ी जिसमें ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह मौजूद थे,
उसे टो करने के बजाय कांस्टेबल ही ड्राइव करके थाने क्यों ले जाता है? क्योंकि आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में गाड़ी टो करके ही ले जाई जाती है ताकि जो एविडेंस वगैरह हैं पर्याप्त वो मिल सकें। और तीसरा सवाल, पोस्टमार्टम से पहले ही एफआईआर में पुलिस का यह लिखना कि जहर खाकर आत्महत्या की गई है, जबकि आमतौर पर पुलिस ये लिखती है कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लगता है, मतलब बाकी चीजें तो पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाती हैं। चौथा सवाल, परिजनों के बिना ही हड़बड़ी में शवों का रात को ही अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? पांचवा सवाल, पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट से पहले ही पटना के एसपी भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कैसे कह देते हैं कि कार में दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनाने के दौरान ही दम घुटने से मौत हुई? केस क्लोज करने की हड़बड़ी में एसपी विवादित बयान भी दे देते हैं कि गौतम बंद कार में एसी ऑन करके रिलेशन बनाने का हैबिचुअल रह चुका था। एसपी भाटिया ये तक कहते हैं कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और मोटर इंजीनियर से बात कर चुके हैं, जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले ही एसपी भाटिया ये तक कहता है कि वो ये सारी चीजें पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट के बाद ही कुछ क्लियर कर पाएगा। एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि गौतम सिंह, जो कि अच्छी फैमिली से होता है, अमीर होता है और जिसके माँ बाप लंदन में सेटल हो चुके होते हैं, जब अपने घर पर पटना में अकेला रहता है तो ऐसे में अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी कार ले जाकर किसी दूसरे की गैराज में जाने की क्या जरूरत है? वो चाहता तो ये काम अपने घर पर भी कर सकता था। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो आज भी इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हुई लापरवाहियों को उजागर करती हैं। दरअसल उस दौर में लालू के साले साधु यादव का जो रसूख था उसके आगे ना मीडिया की चलती थी और ना ही किसी पुलिस प्रशासन की। यहां तक कि मीडिया वाले अखबार में उसका नाम छापने के बजाय एक पॉलिटिशियन लिखा करते थे, क्योंकि उन दिनों वो काफी चर्चाओं में था। इस केस में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी ये बताती है कि मौत का कारण एल्यूमिनियम फॉस्फाइड मतलब सल्फास की ओवरडोज है, जबकि एसपी भाटिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटकर उन दोनों की मौत हुई है। अब भाटिया का यह स्टेटमेंट फॉरेंसिक रिपोर्ट से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा सोचने वाली बात तो यह भी है कि फॉरेंसिक लैब के लिए जितना मटेरियल कार में मिल सकता था, शुरुआती जांच में हुई लापरवाहियों की वजह से बाद में उसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं रही होगी। यहां तक कि शिल्पी के माता पिता ने भी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह कहा था कि जब भी सीबीआई के लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर पे आया करते थे तो हर बार इस मामले को रेप के बाद मर्डर होना ही बताते थे, लेकिन 4 साल बाद वही सीबीआई वाले इसे सुसाइड का मामला बना देते हैं। यहां तक कि 2021 में तेज प्रताप यादव की इंटरकास्ट मैरिज के बाद जब उनके मामा साधु यादव उनके खिलाफ हुए थे तो तेज प्रताप यादव ने गुस्से में साधु यादव पर कई आरोप लगाए थे और यह कहा था कि साधु यादव ही शिल्पी जैन और गौतम के हत्यारे हैं और इनकी वजह से ही मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को 15 साल तक बदनाम किया गया। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहती हो, लेकिन इस केस में शुरुआत से इतनी सारी गड़बड़ियां और ढेर सारे सवाल ये बताने के लिए काफी हैं कि मामले से जुड़े हुए पीड़ित परिवारों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।